इसके पहले वाले क्लास में चर्चा हुई थी कि बादल आता है तो नदियां जो हैं धूल भरी हवा चलने लगती हैं। नदियां आज धूल भरी हवा जब शांत हो जाती है तब नदियां सहम जाती हैं, नदियों में उठने वाली तरंगें शांत हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि नदी का भी कभी ने मानवीकरण किया है तो नदी जो है गांव की बहुओं का प्रतीक है। कोई बहू जब मेहमान के सामने पड़ती है तो वह सहम सा जाती है, उनकी तरफ से घूंघट खींच लेती है और अपनी तिरछी नज़रों से उनकी ओर देखती हैं, उस बादल रूपी मेहमान की ओर देखती हैं। इसके आगे का चरण है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओठो की मार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बूढ़े पीपल का कवि ने मानवीकरण किया है। कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बूढ़े पीपल का मानवीकरण करते हुए इसे गांव के मेजबान के घर के बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में कल्पना की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बूढ़े पीपल की कल्पना मेजबान के घर के बड़े बुजुर्ग के रूप में की है। जैसे कहते हैं लोग कि बड़े बूढ़े जो होते हैं उन्हें गर्मी भी अधिक लगती है। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन्हें गर्मी भी अधिक लगती है, ठंडी भी अधिक लगती है। तो भीषण गर्मी से उत्तप्त जब गांव के बड़े बुजुर्ग बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बादल आता है तो वे शीतलता का अनुभव करते हैं, तनिक राहत की अनुभूति उन्हें होती है और कहते हैं कि अभी अभी जैसे लोग कहते हैं बादशाह के आने के भगवान ने सुधी ली है, अब तनिक राहत मिल रही है। यानी इस तरह से उस शीतलता का अभिनंदन करते हैं। उस बादल के साथ आने वाली शीतलता का लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। ठीक उसी तरह से जब शहरी मेहमान अपने ससुराल पहुंचता है तो मेज़बान के घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, वे झुककर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जब मेहमान घर के अंदर आते हैं, मेहमान जब घर के अंदर आते हैं, घर पर आते हैं तो उनकी सास जो होती है वह दरवाजे के पल्ले की ओट में खड़े होकर उन्हें देखती है और कहती है कि बहुत दिनों के बाद आपने याद किया है, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। यहाँ लता जो है, लता बोली अकुलाई लता ओठो की मार की, आप बरस बाद सुधी लिन्ही। तो मैंने बहुत दिनों के बाद, सुधी मतलब याद होता है, बहुत दिनों के लता की कल्पना, लता बेल को कहते हैं जो पेड़ों पर चढ़कर फैलती है, फैले हुए जो बेल होते हैं उनकी कल्पना, लताएं जो होती है उनकी कल्पना कवि ने सास के रूप में की है। तो जैसे वर्षा आती है, वर्षा के पहले भीषण गर्मी पड़ती है, तो भीषण गर्मी में लताओं की जो पत्तियां हैं वह झुलस कर इस कदर पेड़ की पत्तियों में खो जाती हैं कि दिखाई ही नहीं पड़ती, उनकी प्रतीति ही नहीं होती है। पर जब तनिक शीतलता आती है तो ये झुलसी हुई पत्तियां, मुरझाई हुई पत्तियां तनिक फैल जाती हैं, थोड़ी दिखाई पड़ने लगती हैं। ठीक उसी तरह से जब मेहमान घर पर आते हैं, जब दामाद घर पर आते हैं तो उनकी सास जो होती हैं वह पल्ले की ओट से, जैसे बेल की पत्तियां जो है पेड़ की पत्तियों की ओट से दिखाई पड़ती है, हिलती डुलती है, ठीक उसी प्रकार घर के दरवाजे के पल्ले की ओट से घर की सासू जो होती हैं वह अपने दामाद को देखती हैं और देखते हुए कहती हैं कि बहुत दिनों के बाद आपने मुझे याद किया है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तदुपरांत थाली में जल भरकर लाया जाता है और दामाद का पांव पखारा जाता है, उनका पांव धोया जाता है, पांव धोकर उनका स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। हर्षताल यानी उस समय जब हवा शांत हो जाती है और तनिक शीतल परिवेश जो है शीतल हो जाता है, उस समय तालाब का जल जो है
ग्रामीण तालाब का जल जो है स्थिर हो जाता है, लगता है कि परात में रखा हुआ ये जल है। तो कवि ने तालाब के जल की कल्पना थाली के जल से की है कि लगता है कि मेहमान, बादल रूपी मेहमान के आने के उपरांत ग्रामीण तालाब जो है थाल में जल भरकर बादल रूपी मेहमान का स्वागत करने के लिए उपस्थित है, हाजिर हुआ है, ताकि उनका पाँव पखार सके, बन ठरकर संवर कर सच संवर कर आने वाले इस सारी मेहमान का स्वागत कर सके। इसलिए तालाब जल लेकर उनका पाँव पखारने के लिए आया है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पर क्षितिज अटारी, क्षितिज अटारी में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमान और उपमेय दोनों मिलकर एक हो जाते हैं वहाँ रूपक अलंकार होता है। या यूँ कहें कि जहाँ उपमान और उपमेय में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इसमें रूपक अलंकार है। कवि ने यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। दामिनी, दामिनी दम की में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दोनों का आरंभिक वर्ण जो है दो है। जब कथन में प्रयुक्त शब्दों में एक ही वर्ण निश्चित स्थान पर बार बार आए, एक ही वर्ण की बार बार निश्चित स्थान पर बार बार आवृत्ति हो, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो दामिनी दम की में अनुप्रास अलंकार है। झरझर, झरझर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही यह ध्वनि मूलक शब्द भी है, जिससे कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार बंठन में भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार कविता का यह चरण जो है, यानी कविता का अंतिम चरण जो है, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश इत्यादि अलंकार की सुषमा के साथ साथ नाद सौंदर्य की सुषमा से भी संपन्न है। साथ ही दामिनी का अर्थ होता है बिजली। दामिनी बिजली को कहते हैं। कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने दामिनी यानी बिजली की कल्पना अब बेटी के रूप में की है, बहू के रूप में की है, दुल्हन के रूप में की है। यानी बादल की बिजली जो है मेघ की दुल्हन है, मेघ की दुल्हन है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। जैसे बादल आता है तो गर्मी से उत्तप्त लोग, गर्मी के ताप से तापित लोग बादल को देखते हैं तो कहते हैं कि लगता है कि ये बादल बरसेगा नहीं, ये बरसने वाला बादल नहीं है। यानी उन्हें शीतलता इससे हासिल होने वाली नहीं है। यह बात उनके दिल में घर की हुई रहती है। लेकिन जैसे ही बिजली चमकती है, बिजली चमकने लगती है, तब उन्हें एहसास हो जाता है कि अब बारिश होगी। वे प्रसन्न हो जाते हैं, बारिश होगी और गर्मी की उत्तप्तता से उन्हें राहत मिलेगी। ऐसी भावना उनके दिल में आ जाती है। तो यहाँ कवि ने बादल की कल्पना दामाद के रूप में, मेहमान के रूप में की है। तो और क्या कहते हैं, लता की कल्पना सास के रूप में की है। तो जब सास पल्ले की ओट से अपने दामाद को आते हुए देखती है और उसे लगता है कि सास को लगता है कि उसकी बेटी यानी मेघ की पत्नी दामिनी उसके साथ नहीं है, दामिनी नहीं है आई है, अकेले दामाद आए हैं, मेघ आए हैं, तो उसके मन में तनिक दुख उत्पन्न होता है, तनिक ग्लानि उत्पन्न होती है। पर जैसे ही क्षितिज अटारी, क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आसमान के मिलने की मिलन का दृश्य दिखाई पड़ता है। ऐसा होता नहीं है, आसमान और धरती मिलते नहीं हैं, ये लोग मिलते नहीं हैं। लेकिन लगता है, जिसे हम देखते हैं तो सुदूर लगता है कि धरती और आसमान दोनों मिल रहे हैं। तो उसी काल्पनिक जगह को क्षितिज कहा जाता है। तो जब लता देखती है कि दूर से क्षितिज अटारी पर यानी सुदूर बिजली चमक रही है,
तो उसके मन का भ्रम समाप्त हो जाता है, लगता है कि अब बारिश होगी। लता रूपी सास जब दामिनी को देखती है, दामिनी रूपी अपनी कन्या को, अपनी बेटी को देखती है, तो वह आह्लादित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, उसके चित्त में विद्यमान दुख समाप्त हो जाता है। और तब बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और तब लता बिजली से मिलती है, यानी सास और बेटी का मिलन होता है, दोनों गले मिलते हैं, अश्रुधारा बहने प्रवाहित होने लगती है और दिल का सारा मैल, सारा खोट निकल जाता है, क्योंकि मेघ जो आए हैं बंठन के संवर के, सारी दमाद बंठन के आए हैं, सच संवर करके आए हैं, बादल रूपी सारी दमाद बंठन कर आए हैं, सच संवर कर आए हैं। तो इस प्रकार ये ग्रामीण संस्कृति का भी चित्रण है। ये बादल, बिजली और लता यानी मिलती है और बारिश होने लगती है। आंसू का ढरकना ये वर्षा का होना है, एक प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो। और कवि ने इसकी कल्पना, कवि ने इसका मानवीकरण किया है, दामिनी को कन्या के रूप में, लता को सास के रूप में प्रस्तुत किया है। और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों की आंखों से बिछुड़ने के दर्द के कारण अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, दूर दूर रहने के कारण अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। इस अश्रुधारा की कल्पना कवि ने बादल के रूप में, वर्षा के रूप में की है, वर्षा के बूंदों के रूप में की है, या यूँ कहें कि वर्षा के बूंदों की कल्पना कवि ने माँ और बेटी, बहुत दिनों के बाद माँ और बेटी के मिलने के उपरांत आंखों से झरने वाले अश्रु बूंदों के रूप में की है। धन्यवाद। ये पाठ आपका संपन्न हुआ। अब फिर अगले क्लास में अगले पाठ की चर्चा होगी।